दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंटरनेट मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं इस वक्त राजनीति देश की है, वह इसमें लगातार नए नए घटनाक्रम भी घटित हो रहे हैं और लगातार राजनीतिक दलों के अंदर जिस तरह से भागदौड़ भी हो रही है और अदला बदली की जो राजनीति हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी प्रमुखता में चर्चा में रही है। आप सभी जानते हैं कि शिवसेना दो गुटों में शिवसेना विभाजित हो गई। इसी प्रकार शरद पवार की एनसीपी भी दो गुटों में विभाजित हो गई और ऐसे में शरद पवार की राजनीति की तरफ सभी का ध्यान लगा हुआ है कि आने वाले समय में शरद पवार की राजनीति किस दिशा में होगी और किस दशा में होगी। इसको लेकर तमाम तरह के कयास इस समय राजनीतिक गलियारों में हैं। कहा जाता है कि शरद पवार की जो एनसीपी गुट है, अब जो शरद पवार के पास जो बचे कुछ एनसीपी रह गई है, उसके भविष्य को लेकर इस समय बड़े बड़े चिंतन और मनन में है। और ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है वह कांग्रेस में अपने जो गुट का विलय कर ले। लेकिन ये सब भी अटकलें हैं, कयास हैं, इसमें कितनी सच्चाई है या इसके क्या निहितार्थ हैं और क्या शरद पवार की जो भविष्य की राजनीति है उसकी दिशा किस तरफ जा रही है, उन सब बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ धनंजय कुमार जी मुंबई से जुड़े हुए हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धनंजय जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है और महाराष्ट्र की राजनीति को बखूबी वह समझते हैं और जानते हैं। तो चर्चा की शुरुआत उनसे ही करते हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र की जो राजनीति पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाओं के केंद्र में रही है, चाहे शिवसेना की राजनीति को लेकर हो या एनसीपी की राजनीति को लेकर हो, और हाल ही में अशोक चव्हाण जो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में जिनकी गिनती होती थी, उन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा ज्वाइन करी और राज्यसभा का उन्होंने टिकट भी प्राप्त कर लिया। तो ऐसे में शरद पवार की राजनीति को लेकर भी तमाम तरह की अटकलें इस समय राजनीतिक गलियारों में है। आपको क्या लगता है कि शरद पवार के जो भविष्य का रोड मैप है राजनीति का, किस दिशा में जाता आपको दिखाई देता है? देखिए शरद पवार की जो व्यक्तिगत राजनीति है, शरद पवार नाम के व्यक्ति की, वो राजनीति तो लगभग पूरी हो गई। वो अभी लोकसभा चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, वो राज्यसभा से हैं और वो भी इसलिए हैं कि लोग कहते हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो चाहते हैं कि रहें वो। लेकिन अब व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने अपना कार्यभार जो है सौंप दिया है अलग लोगों को। और समझ लीजिए कि वो जो है सुप्रिया सूले को, और उनकी बेटी है सुप्रिया सूले, आप जानते हैं, और सुप्रिया सूले जी को उन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष उन्होंने बनाया था। फिर जो है प्रफुल्ल पटेल जो उनके अंतरंग में रहे, आपको याद कीजिए यूपीए गवर्नमेंट में भी वो मंत्री थे, तो उसमें भी जो है वो रहे और उनको भी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाया गया था। लेकिन फिर पता चला कि जो है अजित पवार पार्टी ने उन्होंने तोड़ दी और पार्टी जो है वो अलग हो गई, और उसके बाद उनके साथ एक अध्यक्ष जो प्रफुल्ल पटेल थे वो भी चले गए। एनसीपी के जो बड़े नेता थे, छगन भुजबल वगैरह थे, वो भी सब चले गए। तो शरद पवार जो है वो कमज़ोर हो गए थोड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। शरद पवार कमज़ोर हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और शरद पवार बहुत जो है, चूँकि एज भी उनकी हो गई है, बीमार भी हैं वो, आप जानते हैं कि वो लंबे समय से कैंसर से पीड़ित है वो। लेकिन वो उसमें उनमें ऊर्जा की कमी अभी भी नहीं है। वो अभी भी ऊर्जावान हैं और अभी भी इतनी काबिलियत या इतना जो है उनके पास शक्ति है कि वो निकल सकते हैं सड़क पे, और वो लगे भी। बहुत लोगों को संबोधित किया, बहुत लोगों से मिले, बात की, और अभी भी सक्रिय है। और उनके होने का अर्थ है कि बीजेपी को टेंशन है। अभी जो पुराने नेताओं में अगर बात करें, तो शरद पवार जितना कद्दावर नेता अभी भी कोई महाराष्ट्र में नहीं है, क्योंकि उनकी पीढ़ी के सारे लगभग नेता चले गए, उनके ज़माने के जो नेता थे सब। लेकिन शरद पवार अभी भी अपनी जो लोकप्रियता भी कहिए, और उनमें जो है वो भी बचा हुआ है कि उनसे लोग उम्मीद करते हैं कुछ नया कर देंगे, और उनके संबंध है लोगों से, लोगों के लिए काम किया उन्होंने। उनकी बातों का उस तौर पे वजन है कि वो जो है एक कद्दावर नेता है। तो और जो कांग्रेस में विलय की बात है वो तो गप है, कांग्रेस में विलय नहीं होने वाला है। अब तो कल वो, भगवान का भी अभी उनकी लंबी उम्र रहे, कल को क्या होगा नहीं पता। लेकिन एनसीपी रीजनल पार्टी के तौर पे काम कर रही है। हालांकि वो नेशनल पार्टी बनने के लिए उसने कई जगह उनके लोग हैं, लेकिन शरद पवार खुद ने कभी राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए बहुत तेज पहल की हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। वो महाराष्ट्र तक सीमित रहे। और सुप्रिया सूले जो उन्होंने तय किया था, उसमें अजित पवार महाराष्ट्र देखेंगे, सुप्रिया सूले केंद्र देखेंगी, ऐसा उन्होंने तय किया था, जो अजित पवार जी को नहीं पसंद आया शायद।
मैं भ्रष्टाचार वाले बात पे तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार इस देश में जो है वो ज़्यादातर जो है गप साबित होता है, कोर्ट में साबित हो नहीं पाता है। आप चाहे बोफोर्स की बात कीजिए और तमाम बात कीजिए, और जो साबित हो जाता है, अभी देखिए ना, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात जो है वो साबित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो है चुनाव आयोग को दीजिए सारा डिटेल, एसबीआई से मांगा है। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन इसकी चर्चा कहाँ हो रही? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये भ्रष्टाचार है, आरबीआई ने कहा कि ये काला धन इससे जमा होगा, चुनाव आयोग ने भी कहा, लेकिन कहाँ सरकार सुन रही है? मोदी जी तो एकदम निष्पक्ष माने जाते हैं कि नहीं, वो भ्रष्टाचार तो कर नहीं सकते, किसके लिए करेंगे? एक जुमला चलाया जाता है, किसके लिए करेंगे भ्रष्टाचार? तो किसके लिए बने हुए हैं प्रधानमंत्री? वो प्रधानमंत्री से त्याग पत्र दे देना चाहिए था, किसी और को प्रधानमंत्री बनने का मौका देना चाहिए था। अगर आप में लिप्सा नहीं है, लालसा नहीं है किसी चीज की, निस्वार्थ है आप, तो फिर तो लीन हो जाइए किसी और दुनिया में। बहरहाल महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है उसमें अजित पवार इस वजह से नाराज हुए कि उन्होंने कहा भी, अभी हाल में बयान आया उनका कि मैं अगर उनका बेटा होता तो क्या होता, मैं पार्टी का प्रभारी होता। मुझे पार्टी का प्रभारी इसलिए नहीं बनाया गया कि मैं उनके भाई का बेटा हूँ। तो अब खबर आ रही है कि बारामती से जो है, जहाँ से सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही हैं, पिछली बार भी वहाँ से लड़ी थी वो, बारामती जो है वो शरद पवार जी का इलाका माना जाता है, वहाँ से लड़ते रहे वो। अब अजित पवार अपनी पत्नी को भी उतार रहे हैं वहाँ से, और ये था कि पवार परिवार अलग है और पार्टी अलग है, ये शुरुआत में बात चली। लेकिन क्या होता है, एक हमारे यहाँ कहावत है, घर घर देखा एक ही लेखा, हर घर की एक ही कहानी। और घरों में हमारे ज्वाइंट फैमिलीज में झगड़ा जो है कोई आज से तो है नहीं। आप याद कीजिए, रामायण काल याद कीजिए या महाभारत काल याद कीजिए, वहाँ भी जो है मंथरा थी, वहाँ भी कैकेयी थी, वहाँ भी जो है वो दुशासन, दुर्योधन, धृतराष्ट्र सब थे। तो वो दुनिया, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ जब हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास दोहराता है मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि मानवीय गुण अवगुण लगभग आसपास है, हर युग में वैसे ही रहे। कभी थोड़ा कभी किसी में गुण बढ़ जाएगा, गुण घट जाएगा, किसी में अवगुण घट जाएगा, बढ़ जाएगा, गुण घट जाएगा, लेकिन गुण अवगुण दोनों में है। और स्वार्थ जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो 5-6 जो दुर्गुण बताए गए हैं, वो तो अब तो संतों में देखे जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी आपके क्या है? वो तो संत हैं, कौन से दुर्गुण से रहित हैं? मोदी जी भी संत ही कहला रहे हैं। क्या आपको लग रहा है? जो संत होता है वो दूसरे की झूठी आलोचना नहीं करता है, किसी पे कीचड़ नहीं फेंकता है। तो कीचड़ क्या, वो तो तमाम चीजें फेंक देते हैं, तमाम तरीके के झूठ बोल लेते हैं, तमाम तरीके के नफरत फैला लेते हैं। संत तो उनको कहा नहीं जाता, संत तो कहा जाता है जो निर्विकार होता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी ने जो आज किया है, बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी अपनी पार्टी को उसने कमजोर किया है। सबसे बड़ा दल था, 105 विधायक उसके पास थे, तो सबसे बड़ा दल होने के नाते मुख्यमंत्री तो उसका होना चाहिए था। लेकिन जैसे बिहार में उसका मुख्यमंत्री नहीं है, वैसे महाराष्ट्र में उसका मुख्यमंत्री नहीं, और जैसे बिहार में कमजोर है बीजेपी, वैसे महाराष्ट्र में कमजोर है बीजेपी। बीजेपी अपने दम पे सरकार महाराष्ट्र में नहीं बना सकती, कभी नहीं बनाई। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब भी शिवसेना साथ थी, उसके पहले जब भी शिवसेना और बीजेपी की सरकार आई थी, जब मनोहर जोशी और उसके बाद राणे जो है मुख्यमंत्री बने थे, तब भी शिवसेना साथ थी। तो महाराष्ट्र में मैं कहूँगा बीजेपी ने अपना एक हाथ खोया है, शिवसेना उसका हाथ हुआ करती थी, उसको खो दिया। और ये खामियाजा जिस दिन सत्ता से दिल्ली से उतरेंगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह या बीजेपी, उस दिन उनको समझ में आएगा कि हमने क्या पाया, क्या खोया। जी 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 जी, जैसा आपने कहा कि जो बीजेपी ने अपना सहयोगी जो खोया और वो हाथ खोया है उन्होंने अपना, वो मैं सुनील जी के पास आता हूँ, बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ उनका, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और सुनील जी, जैसे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर तमाम तरह के कयास हमेशा लगाए जाते रहते हैं, और खासतौर शरद पवार की राजनीति जिस तरह से रहती है, उसको लेकर तमाम तरह की अटकलें हर समय लगी रहती हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा।
और कहा जाता है कि शरद पवार के अलावा किसी को नहीं पता उनका अगला कदम क्या होगा। जैसे धनंजय जी ने उस बात को एकदम कहा कि घोरी गप है वो, कि जैसे कांग्रेस पार्टी में विलय करने की बातें कुछ लोगों के द्वारा कही जा रही है इस समय। आपको क्या लगता है शरद पवार की जो भविष्य की राजनीति है, उसकी दशा और दिशा किस तरह से आप देखते हैं, क्या समझते हैं उसको लेकर? धन्यवाद प्रशांत जी। शरद पवार जी जो राजनीति कर रहे हैं वही राजनीति करते रहेंगे। कांग्रेस में विलय का तो मुझे भी कोई सवाल नजर नहीं आता और मुझे लगता है कि चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जो शरद पवार जी की राजनीति है वो और मजबूत हो जाएगी। उनसे अलग हुए लोग वो विरासत नहीं ले जा सकते शरद पवार की, संभव नहीं है वो। आप ये देखिए ना कि जनता विरासत तय कर देती है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की विरासत अखिलेश यादव लेके चले। मुलायम सिंह जी ने अपनी विरासत अखिलेश जी को सौंपी। शिवपाल यादव ने बड़ी कोशिश की, पार्टी उन्होंने बना ली, क्या असर हुआ? एक चुनाव हुआ, केवल एक चुनाव, और शिवपाल जी खत्म हो गए। बहुत बड़े संगठन करता है, समाजवादी पार्टी के रीढ़ हैं, संगठन की बड़ी ताकत है, कार्यकर्ताओं से उनके बड़े अच्छे संपर्क हैं। कार्यकर्ताओं का जितना बेहतर कनेक्ट शिवपाल जी का रहा है, उतना बेहतर कनेक्ट अखिलेश जी का नहीं रहा। लेकिन लिगेसी जो विरासत जो है, वो अखिलेश यादव को ही मिली और अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक पराक्रम से उसको पाने की कोशिश की। यही स्थिति महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में शरद पवार की जो लिगेसी है, वो सुप्रिया सुले के ही पास है। जो शरद पवार को के समर्थक हैं, उनको जन समर्थन देने वाले लोग हैं, वह सुप्रिया सुले को ही शरद पवार का उत्तराधिकारी मानते हैं। अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के भले आज अपने साथ सांसदों को और विधायकों को लेकर चले गए हों, लेकिन जो जनता के बीच में जन समर्थन है, वह शरद पवार वाला जन समर्थन नहीं हासिल कर सकते। मैं सतारा में, पुणे में, बारामती में जाके देखा हूँ कि इनका जो जन समर्थन है, वो जबरदस्त तरीके का है। वो शरद पवार से अलग नहीं जा सकता और उनका जो समर्थक है, वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकता। माने जो शरद एनसीपी का समर्थक वर्ग है, वो कमोबेश कांग्रेस का समर्थक, उसमें किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, हर तरह के लोग हैं, जिनको जो शरद पवार के कांग्रेस से अलग होने पर एनसीपी के साथ चले गए, लेकिन वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, मुझे ऐसा लगा नहीं। तो अजीत अगले चुनाव में ही मुझे लगता है कि इस साल जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें ही स्थिति आपको समझ में आ जाएगी कि उस लेगेसी को नहीं ले जा पाएंगे। शरद पवार जी की अपनी एक साख है। शरद पवार ने अपने राजनीतिक जीवन में बीजेपी के साथ कभी खड़े नहीं हुए, लेकिन उनके साथ चुनाव कभी लड़ने की स्थिति उनकी नहीं रही। तो एक गैर सांप्रदायिक राजनेता के रूप में उनकी छवि है, किसानों के नेता के रूप में उनकी छवि है और एक प्रतिष्ठित नेता है वहां। उसी तरह से शिवसेना है। शिवसेना की अपनी एक पकड़ है, उनकी एक अपनी राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी से मिलती जुलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अल्पसंख्यकों को लेकर के उनके मन में उस तरह की नाराजगी हो। बाला साहब ठाकरे साहब अल्पसंख्यकों को भी उतनी मदद करते थे और लोग उनके यहाँ जाने में कभी संकोच नहीं करते थे। उस तरह की नाराजगी लोगों के मन में नहीं दिखती थी कभी। तो मेरा अपना ये मानना है कि शरद पवार की जो वर्तमान राजनीति है, जो गैर सांप्रदायिक है, गैर भाजपा विरोधी है, वो चलती रहेगी और वो कांग्रेस में अपने पार्टी का विलय नहीं करेंगे। अभी तो आज भी उन्होंने कहा है कि अपना चुनाव चिन्ह पाने के लिए वो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे सुप्रिया सुले ही। उनका समर्थक भी जो है वो शरद पवार जी के साथ साथ जब उनकी उम्र के साथ साथ उनके हैं, अन्यथा वो जाएगा सुप्रिया सुले के। सुप्रिया चूंकि सक्रिय है, देखिए अजीत पवार उनके उत्तराधिकारी हो सकते थे। जैसे आप आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव के परिवार के लोग, उनकी पत्नी या उनकी बेटियां वो उत्तराधिकारी नहीं पा पाए, जो वहां के मुख्यमंत्री जो नायडू साहब जो उत्तराधिकारी हुए, क्योंकि राजनीतिक रूप से सक्रिय थे वो। जम के उनकी सक्रियता कोई जवाब नहीं था और उनके समय में सक्रिय थे। एनटी रामाराव साहब जब थे, उसी समय थे, सक्रिय थे।
तो नायडू साहब उसके उनके उत्तराधिकारी हो गए। उनके परिवार के लोगों ने बहुत हाथ पर चलाया, उनकी पत्नी ने, नहीं हो पाई, नहीं मिला उनको। तो और यही स्थिति है कि सुप्रिया सुले सक्रिय हैं, प्रभावशाली हैं, उनका पब्लिक कनेक्ट भी है, अपने कार्यकर्ताओं और संगठन के लोगों के बीच में उनकी उपस्थिति है, तो अजीत दादा पवार उसको नहीं ले जा सकते। वो भारतीय जनमानस उसको स्वीकार करता नहीं है। निष्क्रिय रहते तो मैं मानता कि अजीत दादा पवार लेके चले जाते। पार्टी का हर नेता जो पार्टी का संगठन चला रहा है, वो उत्तराधिकारी नहीं हो पाता है। आप पार्टी चलाने के लिए एक अच्छे संगठक हो सकते हैं, एक अच्छे पदाधिकारी हो सकते हैं, एक अच्छे नेता हो सकते हैं, लेकिन उत्तराधिकारी हो जाएँगे उस राजनीति के, ये ऐसा होता नहीं है। तो अभी भी सुप्रिया सुले ही होंगी और शरद पवार अपनी राजनीति चलाते रहेंगे। वो भाजपा के साथ जा सु अपना बहुत ज़्यादा नुकसान किया अजीत दादा पवार। उनका अपना एक बड़ा वर्ग छोड़ के वो चला जाएगा। जो आप देखिए कर्नाटक में देवेगौड़ा साहब के साथ हुआ। देवेगौड़ा साहब के साथ बीजेपी के की निकटता का कितना नुकसान उठाना पड़ा। आवश्यक नहीं होता कि आपका आपका जो मतदाता वर्ग है, आपका जो समर्थक वर्ग है, वह भी उस दल विशेष के साथ चला जाए जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो मेरा अपना मानना है, जितना मैं जा करके मैं समझा हूँ, शरद पवार जी अपनी पार्टी को जिंदा रखेंगे। वो कांग्रेस से विलय की बात मुझे भी मेरे गले नहीं उतरती है। और वो उनके उत्तराधिकारी सुप्रिया सुले ही होंगी। अजीत दादा पवार उस विरासत को अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। जी। जी, जी। जैसा आपने कहा कि जो विरासत है वो सुप्रिया सुले सँभाल सकती हैं और वही उसको आगे लेकर बढ़ेंगी क्योंकि लगातार वे सक्रिय भी हैं राजनीतिक तौर पर। और मैं धनंजय जी को धनंजय जी आपको क्या लगता है जो पब्लिक का सेंटिमेंट्स है महाराष्ट्र के अंदर, कि चाहे शिवसेना की टूट की बात करें तो कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे के साथ ही वहाँ का सेंटिमेंट्स वहाँ के जो कैडर है शिवसेना का उनके साथ जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार जैसे कि आपने भी कहा और सुनील जी ने भी कहा कि शरद पवार की जो भूमिका है, जो उनका कद है, उनका जो कैडर है उनसे ही जुड़ा रहेगा। तो ऐसे में जो पूरा सेंटिमेंट्स महाराष्ट्र की राजनीति को अगर हम देखें, उसकी जो स्थिति है वर्तमान में बीजेपी की तमाम तरह की राजनीति के बावजूद, तोड़-फोड़ की राजनीति के बावजूद भी, आज बीजेपी के अंदर वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पा रहा है महाराष्ट्र के अंदर कि उन्हें लगता है कि हम अपने दम पर आगे बढ़ सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में? क्या कारण है इसके पीछे? मुख्य रूप से क्या देखते हैं चीज़ आप? म्यूट हैं आप। आप दोनों प्रदेशों को देखिए, बिहार को भी और महाराष्ट्र को भी। दोनों प्रदेशों में क्या है, दोनों प्रदेशों में सामाजिक न्याय जो है, सोशल रिफॉर्म कर सकते हैं उसको, सामाजिक सुधार की बात कर सकते हैं दोनों प्रदेशों में। महाराष्ट्र को आप जानते हैं कि जो है साहू महाराज, फूले और अंबेडकर का नाम लिया जाता है। उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे बहुत सारा काम हुआ है सामाजिक न्याय के स्तर पर। और खुद शरद पवार उसी विचारधारा से प्रभावित है, सामाजिक न्याय वाली विचारधारा से प्रभावित है। बिहार भी देखिए कि सामाजिक न्याय का ये है कि पिछले 33 साल से वही दोनों शासन में। बीजेपी तो जबरदस्ती शासन में, लटक है, उसको लटक बोलते हैं कि हम भी पीठ पे लटके हुए हैं और हाथ हिलाते जा रहे हैं। क्योंकि हम पीठ पे तो ऊंचा दिखाई पड़ते हैं, जो पीठ पे लिया हुआ है वो थोड़ा नीचे दिखता है, पीठ पे जो चढ़ा हुआ है ऊपर दिखाई पड़ता है, वो हाथ हिला रहा है। तो बीजेपी की स्थिति बिहार में भी वही है, महाराष्ट्र में भी यही है। दोनों प्रदेशों में क्यों है ऐसा? क्योंकि सामाजिक न्याय की बात आती है। और आप गौर कीजिए कि इन दोनों प्रदेशों में इंडिया गठबंधन सबसे ताकतवर है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं। वो तो अलग है कि 48 सीटें यहाँ है, 40 सीट वहाँ है, 88 सीटों का मामला है बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मिला करके। और यहाँ कोई दाल नहीं गल रही है। दाल इसलिए नहीं गल रही है कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी वर्क नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी वर्क कर रहे होते तो बिहार में नीतीश कुमार को लाने की जरूरत नहीं पड़ती और महाराष्ट्र में अजित पवार को और शिंदे को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सेंटिमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए जो रीजनल पार्टियां होती है ना, वो एक व्यक्ति खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो जो है एक विशाल जनसमूह, एक विचारधारा की पार्टी है। ठीक है कि अब उसको कहते हैं, मोदी जी कहते हैं परिवारवादी पार्टी है और गांधी परिवार की पार्टी है। वो कहते हुए नहीं भूल जाते हैं कि गांधी परिवार जो है उसने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है, सबसे ज्यादा काम किया है। जब नेहरू का पूरा परिवार जेल में था, मोदी जी का परिवार क्या कर रहा था? इतिहास बतलाना चाहिए उनको।
आरएसएस के लोग नेता जो है, पीयूष गोयल के दादाजी क्या कर रहे थे, बताना चाहिए पीयूष गोयल जी को। जिसे मैं अपने दादाजी के बारे में बता सकता हूँ कि मेरे दादाजी उस समय खेती कर रहे थे। तो जो आज परिवारवाद कर रहे हैं, क्या परिवारवाद का उल्टा क्या होता है? परिवार विरोधी। परिवारवादी नहीं है तो परिवार विरोधी है आप। जातिवादी नहीं है तो जाति विरोधी है, यही ना होगा। तो ये परिवार विरोधी लोग हैं। परिवार विरोधी कौन होता है? परिवार विरोधी को कोई अच्छा मानेंगे? समाज विरोधी को असामाजिक तत्व बोलते हैं, तो परिवार विरोधी को क्या बोलेंगे? सामाजिक तत्व अच्छा बोलेंगे। इनको अब इनकी ही परिभाषा में घसीटने की जरूरत है। ये परिवार विरोधी लोग, और ये विरोधी लोग बेसिकली नहीं है, ये मुंह से बोलते हैं। इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, बगल में बैठे रहते हैं पीयूष गोयल, उनकी तरफ नजर जाती नहीं है उनकी। बगल में अनुराग ठाकुर बैठे रहते हैं मोदी जी के, उनकी तरफ उनकी नजर जाती नहीं है। बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बने हुए उनके बगल में बैठे हुए व्यक्ति का बेटा बैठा, वो जिसका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है, वो बोल रहा है परिवारवाद के खिलाफ। बताइए, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? मतलब शर्म नहीं आती है बोलते समय? आपका बेटा बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी किस आधार पे बना है? क्या योग्यता है? आपकी ताकत पे बना है ना। आप बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे, बीजेपी के ताकतवर नेता हो, इसलिए बना ना। शरद पवार जी के बारे में जैसे होता है, शरद पवार जी अध्यक्ष बने थे, तो शरद पवार जी की अपनी व्यक्तिगत ताकत थी ना, पॉलिटिकल ताकत थी, इसलिए बने थे ना। कि शरद पवार जी क्रिकेट बड़े बहुत महान खिलाड़ी थे, और शरद पवार जी को इसलिए लोगों ने कहा नहीं यार, महान खिलाड़ी क्रिकेट का इसी को बना दिया जाए। ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये एक अपने लिए कुछ बोलते हैं, दूसरे के लिए कुछ बोलते हैं। और महाराष्ट्र में ये जो सहानुभूति की बात है ना, मैं फिर से आऊं उस पर कि बाला साहब ठाकरे की वजह से शिवसेना में लोग जुड़े हुए, शिंदे की वजह से कोई शिवसेना में नहीं जुड़े हुए लोग। ठीक है, विधायक चले गए, विधायक के साथ कुछ लोग भी जाते हैं। सुनील जी जैसा कह रहे थे कि सब लोग नहीं जाते, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग लेकिन चले जाते हैं, जो उनसे नजदीकी एकदम लाभान्वित लोग हैं, वो चले जाते हैं, जिसको सीधा सीधा लाभ दिया उन्होंने उसमें रह करके। लेकिन जो मूल पार्टी है वो ही ताकतवर होती है। विधायक चला जाए, विधायक तो करप्शन करता है तो डर भी लगता है उसको, आम कार्यकर्ता को तो डर लगता नहीं। तो आम कार्यकर्ता नहीं जाएगा, विधायक तो पार्टी बदलता रहता है, वो कभी एनसीपी में चला जाएगा, कभी कांग्रेस में चला जाएगा, फिर बीजेपी में चला जाएगा, फिर फलाने में चला जाएगा। दल बदलू तो नेता होते ही है। उसको दल इसलिए बदलते कि उनको मलाई खाने को मिले, राजनीति को सेवा करने तो आते नहीं है यहाँ पे ज्यादातर लोग। तो शिवसेना के जो चीफ हैं उद्धव ठाकरे, उनके साथ ही लोग हैं, और उनका वोट बैंक घटा नहीं है। तो इस अगर खुशफहमी में जी रहे हैं बीजेपी के लोग कि हमने शिवसेना को तोड़ दिया, तो शिवसेना का जो लेग है ना, हमारे यहाँ खलकोइया बोलते हैं, खलकोइया मतलब छिलका। तो छिलका ले गए, दाना इधर रह गया। अब छिलका का क्या करोगे? या तो गाय को खिलाओगे या घर में बदबू फैलाओगे। तो यही होने वाला है यहाँ पे। एनसीपी में अजित पवार जी का बिल्कुल है, अजित पवार जी है, उनके भतीजा है, और उन्होंने काम किया है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। शिंदे ने भी काम किया अपनी पार्टी के लिए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आम कार्यकर्ता होता है, जो सेंटिमेंट से जुड़ा होता है, शिवसेना से जुड़े हुए कौन लोग हैं? वो सब सेंटिमेंटल लोग। और शाखाओं पे जो शाखा प्रमुख होते हैं, जो शाखा कार्यालय उनके बने हुए हैं शिवसेना के, आज भी उसमें कब्जा उन्हीं का, उद्धव ठाकरे की पार्टी का कब्जा है, उससे शिंदे गुट का कब्जा नहीं है। तो मुझे लगता है सत्ता के लालच में भले उनके पास लोग आ गए हैं, विधायक और जो भी सांसद, लेकिन जब वोट का समय आएगा तो ये पता चलेगा। और 2024 में मोदी जी अगर इतने आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के, 400 पार, 400 पार का मतलब क्या होता है कि हम जीतेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है भाई। 275 तो ले ही आएंगे। 400 पार हम जाने की बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़, राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो राजीव गांधी का रिकॉर्ड, गुजरात में माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो गुजरात नहीं ना देश, गुजरात का प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री बना हुआ, ये अलग बात है। प्रधानमंत्री को तो किसी प्रदेश का नहीं होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में कितनी इंडस्ट्री लगा दी उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने। 2 बार तो बनारस से रहे हैं सांसद में। तो सहानुभूति की बात भी है, लेकिन वो सेकेंडरी है। प्राइमरी बात है कि मुझे लगता है कि नागरिक 2 भाग में बटे हैं।
एक मोदी समर्थक है, एक मोदी विरोधी है, और ये 2024 का चुनाव इसी आधार पर होगा। आप मोदी के साथ खड़े हैं या मोदी के खिलाफ खड़े हैं। जी जी, जैसा आपने कहा कि दो तरफा एक चुनाव की आपने बात की, दो पक्ष की तरह के मतदाता को जो रुख है दो तरफ हो रहा है। तो मैं सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील जी, आपको क्या लगता है, जैसे धनंजय जी ने कहा कि आप भी हमेशा कहते रहे हैं कि चुनाव इस बार दो तरफी है, कि या तो आप मोदी के साथ हैं या मोदी के विपरीत, मतलब विरोधी गुट में खड़े हुए हैं आप। तो वर्तमान की जो राजनीति की जो दिशा है, जिस तरह से विभाजित होती जा रही है कहीं ना कहीं, और स्टैंड बड़ा क्लियर होता जा रहा है, ऐसे में जो बड़े नेता हैं, उसमें जैसे अशोक चौहान जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता थे महाराष्ट्र में, वह बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, या कमलनाथ को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं, या दूसरे जो नेता हैं। तो इस तरह का पाला बदल जो हो रहा बड़े नेताओं का, वह मतलब विचारधारा की जो राजनीति है, क्या गौण हो गई है वर्तमान समय में, केवल सत्ता के गणित ही प्रमुखता में रह गए हैं? क्या लगता है आपको? ये सही है कि अ, अभी भी विचारधारा की राजनीति करने वाले लोग हैं। अगर विचारधारा की राजनीति करने वाले नहीं लोग होते तो सब लोग सत्ता के साथ बस जाते। लेकिन अगर आप जिनका नाम लिया, अशोक चौहान अपना चुनाव नहीं जीत पाए लोकसभा का। महाराष्ट्र में पार्टी को आगे ले जाने के लिए, संगठित करने के लिए, जो कार्यकर्ता छोड़ के चले गए हैं, उनको पार्टी में वापस लाने के लिए, महाराष्ट्र की जनता के बीच में पार्टी को विमर्श में रखने के लिए क्या कर रहे थे आप? इन नेताओं के जाने से यह नहीं कहा जा सकता कि नुकसान नहीं होता। नुकसान तो होता ही है, और सबसे बड़ा नुकसान विमर्श का होता है, परसेप्शन का होता है कि जो विरोधी दल है, बीजेपी है, ये माहौल बनाती है कि लोग अब इस पार्टी से आशा छोड़ चुके हैं और इसमें कोई दम नहीं है। एक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसा नहीं कि इनके जाने से पार्टी खत्म हो जाएगी। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के चले जाने से पार्टी खत्म हो गई मध्य प्रदेश में? बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। हालाँकि ये भी तय है कि ग्वालियर संभाग में, ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को नुकसान भी हुआ। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना कि एकदम सिरे से खारिज हो गई, कोई उसके साथ नहीं रह गया। बड़े इन लोगों के नहीं, ये जो चेहरे होते हैं, पहचान होते हैं, उनके इससे ज़्यादा एक असर पड़ता है। लेकिन सवाल यही है कि अगर आप अपने वैचारिक के आधार पे पार्टी को चलाने का प्रयास करते रहते हैं, तो ठीक थोड़ा समय लगता है। एक त धक्का तो लगता ही लगता है। लेकिन जो विचारधारा के धरातल पे आपसे जुड़े हुए लोग हैं, वो आपके साथ रहते हैं, पार्टी कार्यकर्ता भी रहते हैं, नेता भी रहते हैं। जिनको जो संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, हमेशा सत्ता के साथ बने रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी को पहचान भी करनी चाहिए। और आप बीजेपी के साथ देखिए ना, बीजेपी के साथ क्या होता है, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, उनका नेता छोड़ के चला जाता है, तभी वो नेता खत्म हो जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। उसकी कोई ताकत नहीं रह पाती, क्योंकि एक खास विचारधारा की राजनीति करता रहता है। उस विचारधारा के लोग आपकी ही पार्टी में, पार्टी के बाहर आपके लोग नहीं है। कांग्रेस के साथ क्या है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, इसके समर्थक कांग्रेस के साथ भी है, कांग्रेस के बाहर भी है। वो एक वैचारिकी है, वो वैचारिकी राष्ट्रीय स्तर पे मौजूद है। तो कांग्रेस से निकले हुए लोग जो कि उनकी विचारधारा के लोग समाज में मौजूद हैं, उनके समर्थक लोग मौजूद हैं, तो वो कई बार होता है कि जगह पा जाते हैं, उनका स्थान मिल जाता है। ममता बनर्जी को देख लीजिए आप, शरद पवार को देख, तमाम नेता हैं जो कांग्रेस से निकल करके उन्होंने पार्टी बनाई और स्थापित हो गए, क्योंकि उनकी विचारधारा के लोग मिल जाते हैं। बीजेपी के साथ नहीं होता, क्योंकि बीजेपी एक खास तरह की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। उस विचारधारा के लोग या पार्टी में ही रहेंगे, अलग उनका अस्तित्व नहीं रहता, तो खत्म भी हो जाते हैं। तो अशोक चौहान जैसे लोग या अन्य जिन लोगों की चर्चाएं चल रही हैं, क्या हुआ आप देखिए ना कि जो G23 लोगों ने बना रखा था कांग्रेस के खिलाफ, क्या असर पड़ा उनका? कोई कोई असर नहीं है। आनंद शर्मा जैसे लोगों ने कितने विरोध किया, क्या असर पड़ा क्या हिमाचल में जब एक माहौल बना कांग्रेस के पक्ष में? तो कोई असर डाल पाए? लेकिन हाँ, एक परसेप्शन का असर ज़रूर पड़ता है। एक बात चलती है कि साहब ये भी छोड़ दिए, वो भी छोड़ दिए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। परसेप्शन का नुकसान होता है। ऐसे में कांग्रेस लीडरशिप की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने लोगों को अपने साथ जोड़ के रखे। ये और आप कांग्रेस के साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं, वो विचारधारा के आधार पे ही हैं, जो बीजेपी की राजनीति के खिलाफ खड़े हैं, हमेशा से खड़े हैं। तो विचारधारा महत्वपूर्ण है और विचारधारा से आप इनकार नहीं कर सकते। वो विचारधारा की राजनीतिक दलों को लंबे समय तक अस्तित्व बने रहने देते हैं।
ऐसा नहीं है कि चुनावी सफलताओं और विफलताओं के आधार पे आप राजनीतिक दलों की ताकत या कमजोरी का आकलन नहीं कर सकते। विचारधारा महत्वपूर्ण है और उस विचारधारा के आधार पे ही राजनीतिक दलों का अस्तित्व। आप जो कांग्रेस के साथ जुड़ने वाले लोग हैं, वो हर आदमी किसी न किसी पार्टी नेता के रिश्तेदार थोड़े हैं। वो एक विचारधारा के तहत लोग आते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, उनके साथ राजनीति करते हैं। और इसलिए ऐसे नेताओं के जाने से अगर आज की स्थिति क्या है, मतलब वो नेता पार्टी जब छोड़ दे, उस पार्टी से अलग हो जाए, जिनके कारण से उस राजनीति में लोग आए हुए हैं। जैसे अभी धनंजय जी ने कहा कि बाला साहब ठाकरे की वजह से शिवसेना है, किसी अन्य की वजह से लोग नहीं है वहां। शरद पवार जी की वजह से एनसीपी में लोग हैं, अजीत दादा पवार की वजह से लोग नहीं है, ममता बनर्जी की वजह से लोग टीएमसी में है, बाबू सुप्रियो की वजह से नहीं है, आप रही चमत रही है, शुभेंदु अधिकारी की वजह से लोग नहीं है वहां टीएमसी में। हाँ, पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए आप जरूर कि आप हैं, एक से बनती है। इसलिए मतलब मेरा अपना मानना है कि विचारधारा तो है, इसीलिए वैचारिकी के आधार पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दल ही लंबे समय तक अस्तित्व में रहते हैं। सत्ता की राजनीति करके, स्वार्थ की राजनीति करके, गठबंधन की राजनीति करके आप लंबे समय तक एक से एक राजनीतिक दल खत्म हो गए। नेता हैं जीवित, उनकी पार्टी खत्म हो गई। आप याद कीजिए कि कल्याण सिंह ने एक पार्टी बनाई थी ना, जी जी क्रांति पार्टी या क्रांति दल, क्या नाम था उसका, खत्म जी हो जी गया। जी ओमा तो भारती जी ने बनाई महाराष्ट्र थी। क्रांति दल शायद नाम था उसका, जन क्रांति क्रांति दल दल। या क्रांति दल ऐसा कुछ। ये महाराष्ट्र में भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल बना था, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, हाँ, कहाँ गई वो, ये नाम लेने वाला है। असम गण परिषद बनी थी, असम में कितना आंदोलन के दौरान निकली हुई राजनीतिक दल था वो। पहली बार मुख्यमंत्री बना था वो यूथ, द्रिगु मुख्यमंत्री फुकन और संघर्ष के दल। प्रफुल्ल अरे मोहंती का नाम, प्रफुल्ल कितना नाम मोहंती, था। छात्र संगठन से प्रफुल्ल राजनीति मोहंती और करते सीधा द्रिगु फुकन मुख्यमंत्री बने कितना थे। बड़ा नाम था, आज कोई नाम लेने वाला नहीं रह गया। वैचार की बहुत महत्वपूर्ण, आज वामपंथी सिमटते सिमटते एक राज्य में रह गए हैं। सबसे बड़ा राज्य था उनका पश्चिम बंगाल, आज एकदम शून्य की स्थिति हो गई है उनकी। लेकिन मौजूद है, उनके कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं। आज भी लाल झंडा लेकर प्रदर्शन करने वाले लोग निकल आते हैं। तो विचारधारा महत्वपूर्ण है और इसीलिए विचारकी के आधार पर ही राजनीतिक दलों का अस्तित्व बना रहता है। राजनीतिक नेता तो आते जाते रहते हैं, हारते हैं, चुनाव हारते हैं, जीतते हैं, यहाँ गए वहां गए, अलग। लेकिन विचारधारा ही, और उस विचारधारा को का प्रतिनिधित्व करने वाला जब नेता पार्टी से अलग हो जाए तो पार्टी पर असर पड़ता है, अन्यथा तो पार्टी चलती रहती है। जी 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 बिल्कुल ठीक है ना, विचारधारा मुख्य है और विचारधारा की अगर प्रमुखता बनी रहती है तो पार्टी भी, उसका जो अस्तित्व है लगातार बना रहता है और वो आगे बढ़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता उसको लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। और जैसे कि नीतीश कुमार के जाने के बाद अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और या शरद पवार दोनों ही इस समय वरिष्ठ नेता के तौर पर देखे जाते हैं। तो ऐसे में शरद पवार की जो भूमिका है राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से आप किस तरह परिभाषित करेंगे धनंजय जी? देखिए, एक मैं किस्सा सुना था, उससे समझ में आएगा आपको। एक गांव में शादी तय हुई तो लड़के वाले ने कहा कि जो है, जब हम लोग बारात में आएंगे तो प्रति व्यक्ति एक खस्सी खिलाना पड़ेगा। खस्सी यानी बकरा, है ना। हम लोग के यहाँ शादी के बाद जो शादी हो जाने के बाद भोज दिया जाता है, उसमें नॉनवेज जरूरी होता है, बकरा खास करके। तो बोला हर व्यक्ति, जितने बाराती आएंगे उस बाराती के आधार पर जो है एक ये बकरा काटना पड़ेगा। जितने 200 बाराती आएंगे 200 बकरे कटेंगे, 500 बाराती आएंगे 500 बकरे कटेंगे, हर व्यक्ति एक बकरा खाएगा। तो लड़की वाले सहम गए, चूंकि अब बाराती आएंगे तो 500 बाराती 500 बकरा, मजाक है क्या। तो एक बुजुर्ग बोले इसी शर्त पे होगी शादी, नहीं तो शादी नहीं होगी, हम लोग नहीं आएंगे बारात। तो फिर एक बुजुर्ग वहाँ कोई बैठे थे, उन्होंने एक सलाह दी चुपके से और कहा कि बोलना कि देखो सब युवा आना, इसमें से एक बुजुर्ग नहीं चाहिए बारात में, गलती से कोई बुजुर्ग ना आए, सब युवा आएंगे तो ही खिलाएंगे, अगर बुजुर्ग आ गया तो नहीं खिलाएंगे। बोला ठीक। अब यहाँ बारात सजी, सब जाने लगे सारे यूथ। तो वहाँ के लोगों ने कहा कुछ तो गड़बड़ है, मना किया है कि कोई बुजुर्ग नहीं आएगा, तो कुछ तो कहानी है इसके पीछे। तो एक काम करो, जो मिठाई का जो की पेटियां जा रही थी सारी, उसमें छेद करके एक में एक बूढ़े आदमी को बंद कर दिया। बोले एक बूढ़ा तो ले जाओ, जरूर कुछ बात है।
और एक बूढ़े को ले गए वो लोग। तो कहा कि जो है, अब तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि बूढ़े आदमी ने कहा, उसमें जब खाने की बात आई, तो बूढ़े आदमी ने कहा कि उसको कहो कि एक समय में एक बकरा कटेगा, वो बकरा बनेगा, सब में बटेगा, सब खाएंगे, उसके बाद दूसरा बकरा काटिए, जब परोस दीजिए दूसरा बकरा कटेगा फिर बनेगा। तो क्या होता था कि जब बकरा कटता था तो 200 लोग थे तो इतना इतना टुकड़ा आता था, तो गपच जाते थे, अब फिर बनेगा, फिर बड़ा टाइम लगेगा। तो उन जब ये बात कही तो उन लोग लड़की वालों ने कहा कि इसमें जरूर कोई बूढ़ा आया हुआ, ऐसे हो नहीं सकता है। और खोला तो पता चला कि बूढ़ा है। तो ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी सलाह बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो शरीर से कितने ताकतवर है, वो क्या करेंगे, वो सेकेंडरी है। कितना दौड़ेंगे, कितनी देर भाषण देंगे, कितनी जगह कवर करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण होता है कि वो बुद्धि जो है ना, वो बुजुर्ग के पास अनुभव। तो शरद पवार ने बहुत तरह की राजनीति देखी है। इंदिरा गांधी का इमरजेंसी का काल भी देखा है, उन्होंने विद्रोह भी किया था, वो अपनी पार्टी अलग बनाई थी उस समय की बात है। कैसे उनकी भी लंबी कहानी है शरद पवार जी की, बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है उनका। तो बिल्कुल। वो अनुभव जो है ना, एक छोटा सा और मैं बताऊं कि अनुभव हमेशा जो है बड़ा कमाल काम करता है। और वो अनुभव मुझे लगता है कि शरद पवार जी का अनुभव इस पार्टी के काम आएगा। और बहुत महत्वपूर्ण होता है राजनीति में। तो खास करके राजनीति जो है केवल ताकत के बल पर या कार्यकर्ता के बल पर आप कर देंगे वो तो नहीं है। वो समझदारी भी आपको चाहिए कि कैसे क्या करते हैं। आपको दुश्मन क्या चाल चलेगा वो भी आपको पता होना चाहिए। आप अपनी खाली चाल कि मैं ऐसा कर दूंगा, राहुल गांधी समझो बोले चल रहे हैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, लेकिन विपक्ष या जो सत्ता पक्ष में बैठा है वो कहाँ कहाँ अवरोध डालेगा ये जानने वाला भी व्यक्ति चाहिए कि वो क्या क्या कर सकता है, किस हद तक की नीचता कर सकता है, क्या क्या नीचता कर सकता है। ये तो ये कौन बताएगा, ये बुजुर्ग को पता होता है, चूंकि अनुभव कर चुके होते हैं। और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो नीचता के भी वही सब फंडे हैं, उसके आगे कुछ है नहीं। क्या करिएगा आप, साम दाम दंड भेद, ये चार के आगे कोई बढ़ा क्या? यही चार है ना। आप जो है समझौता करेंगे, पैसे देंगे, खरीद लेंगे विधायक को, आप कहेंगे धमकाएंगे, आप दंड देंगे, जेल में बंद कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? यही करेंगे चार। तो कौन कहाँ बिकेगा, कहाँ कौन कमजोर कड़ी है, बुजुर्ग लोग जो है जानते हैं कमजोर कड़ी कहाँ है, कहाँ टूट जाएगा। हम लोग गांव में याद आता है सुनील जी, हम लोग जब बरसात का समय आता था, नदी में पानी आ जाता था, तो हमारे पिताजी वगैरह जो लोग थे उन लोगों को पता लग जाता था कि यहाँ पे गुमाम करने की जरूरत है, यहीं से टूटेगा। तो हम लोग क्या पूछते थे, क्यों बाबूजी यहाँ कैसे पता लग गया? बोला बेटा यहाँ पे चूहा बहुत होता है। तो जहाँ चूहा होता है ना वहीं पे बिल करता है चूहा, और वहीं से पानी घुसता है और खाण होता है, अदरवाइज नहीं होता है। इसलिए आजकल जो बांध बनाया जाता है, गौर कीजिएगा, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते हैं आगे की तरफ और बड़े ऊंचे ऊंचे कर दिए गए, तो अब तो बाढ़ उस तरह से आती नहीं है। तो ये अनुभव शरद पवार जी का बहुत कमाल है और वो अनुभव काम करेगा, अकेले भी काम कर जाएंगे। उस अजित पवार वो ताकत नहीं ला के दे सकते हैं नरेंद्र मोदी जी को। और एक और किस्सा सुना दूं, आप महाभारत की जब बात करते हैं तो महाभारत में जो सेना थी उनके पास, कृष्ण के पास, वो तो ले गए थे कौरव, बड़ा खुश हुए थे कि हमने ले लिया, क्योंकि कृष्ण ने तो कहा था कि हम हथियार भी नहीं उठाएंगे। बोले ऐसा नहीं, हथियार भी नहीं उठाएगा, इसके पास सेना भी नहीं है, तो ये किस काम का, हमें नहीं चाहिए ये। लेकिन आपको पता है कि महाभारत को विजयी पांडव जीते उसकी वजह कृष्ण थे। तो शरद पवार एक अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता मतलब राजनीति जानते हैं, तो इसलिए वो बड़े कारगर है जी। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा कि जो अनुभव होता है वो बहुत ही वास्तव में एक अनमोल, एक ऐसी चीज होती है जो उम्र के साथ साथ व्यक्ति के अंदर आती है। और बुजुर्गों की अहमियत हमारे समाज के अंदर भी हमेशा रेखांकित की गई है कि बुजुर्गों की अगर बात आप सुनेंगे, मानेंगे, फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो कठिनाई आएंगी वो कम भी हो जाएंगी और आप उससे पार भी पा सकते हैं। मैं कार्यक्रम के अंत में सुनील जी को बताता हूँ। सुनील जी, आपको क्या लगता है, जैसे एक संकेतों में धनंजय जी ने कहा कि सारथी की भूमिका शरद पवार की इस समय दिखाई देती है, तो सारथी की भूमिका में शरद पवार किस हद तक इंडिया गठबंधन के लिए एक प्रेरक के तौर पर कार्य कर सकते हैं? क्या लगता है आपको, पूरी अगर इंडिया गठबंधन की राजनीति को देखें? आज महाविकास अघाड़ी अगर संगठित है तो उसके पीछे शरद पवार की ताकत है। महाविकास अघाड़ी खंड खंड हो गई होती, जिस तरह से बीजेपी ने अपना चक्र चलाया था। वहां शिवसेना के टूटने के बावजूद तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नेताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बावजूद महाविकास अघाड़ी बनी हुई है।
पार्टियों के अस्तित्व के ऊपर सवाल आ गया। उद्धव ठाकरे से उनकी पार्टी छिन गई, शरद पवार जी के हाथों से उनकी पार्टी छिन गई, लेकिन महाविकास अघाड़ी बनी हुई है कांग्रेस। और ये महाविकास अघाड़ी की इतनी ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सिंधिया साहब की सरकार वहां चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। जो बृहन नगर निगम है मुंबई उसका चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, पुणे नगर निगम का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, उपचुनाव जो हो रहे हैं उस चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, जो उपचुनाव हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो हार गया। इसके पीछे शरद पवार की भूमिका है। शरद पवार का जो अनुभव है वो बहुत मायने रखता है और बहुत कारगर है, प्रभावशाली है। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार की राजनीति की भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता। एक विरोध और समर्थन के बावजूद एक अलग तरह का सम्मान उनका है। आप उनके समर्थक हो या विरोधी हो, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। एक उन्होंने छाप छोड़ी है और महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा वो उनका संदर्भ बना रहा। वो एक भूमिका में हमेशा रहे। सरकारों के साथ मिल करके भी वह किसानों के और राज्य के हित में वो काम करते रहे, तो उनकी भूमिका तो महत्वपूर्ण रहेगी। गैर भाजपा राजनीतिक दलों को एकजुट बनाए रखने में उनकी भूमिका रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तोड़फोड़ या संगठनों को कमजोर करने की जो कोशिशें हैं उनको निष्प्रभावी करने में शरद पवार की भूमिका रहेगी। और चुनाव लड़ने के लिए जो एक तरह का लॉजिस्टिक की आवश्यकता होती है उसमें शरद पवार जी की भूमिका रहेगी। और महाराष्ट्र और गोवा इन दोनों राज्यों में उनका असर आपको दिखाई पड़ेगा। तो उम्र के बावजूद भी जो उनका अपना अनुभव है, जो एक उनकी अपील है और एक मॉरल अथॉरिटी है, इसके कारण से शरद पवार की भूमिका बनी रहेगी और गैर भाजपा राजनीति के लिए ही उनका महत्व रहेगा। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। शरद पवार की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही और हमेशा आगे भी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि जो उनका राजनीतिक अनुभव है वह विपक्षी दलों के लिए बहुत कारगर साबित होगा। और जिस तरह से पूरा महाविकास अघाड़ी का आपने कहा कि उसको मतलब एक सूत्र में पिरोने में बड़ी भूमिका उनकी रही है और आगे भी, तो जिस तरह के इंडिया गठबंधन की भविष्य की राजनीति है देश के अंदर, उसमें उनकी भूमिका निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण साबित होगी आने वाले समय में। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं धनंजय जी का और सुनील जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत ही सार्थक चर्चा हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत की। मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।